नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे संकट के बारे में जो लगभग हर किचन तक पहुंच चुका है। यह है एलपीजी का संकट। पर यह सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। ये एक ऐसा आपातकाल है जिसकी एक बड़ी मानवीय कीमत चुकाई जा रही है। तो चलिए आज इसी संकट के पीछे की असली वजहों और इसके जमीनी असर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जमीनी हकीकत से, जहां इस संकट का असर सबसे दर्दनाक तरीके से महसूस किया जा रहा है। पंजाब के बरनाला की ये कहानी देखिए। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सिर्फ एक सिलेंडर के लिए सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे। घंटों इंतजार करते रहे और वहीं लाइन में ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। ये सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, ये इस संकट का वो चेहरा है जो हमें बताता है कि ये गैस की कमी अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। और यहीं पर यह कहानी ना एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। एक तरफ तो हैं आम लोगों के अनुभव, मतलब देश भर से आ रही लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें, गैस एजेंसियों पर प्रदर्शन और लोगों की हताशा। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक साथ हजारों पोस्ट और सबकी भाषा लगभग एक जैसी, कोई कमी नहीं है, मेरा सिलेंडर तो टाइम पर आ गया। जमीनी हकीकत और ऑनलाइन दुनिया में जो बताया जा रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। ये सिर्फ घर में खाना बनाने की मुश्किल नहीं है, इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह हर तरफ फैल रहा है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो रहे हैं, फूड डिलीवरी के ऑर्डर आधे से भी कम हो गए हैं, और जो सिलेंडर मिल भी रहा है वो ब्लैक मार्केट में 3 से 6 गुना ज्यादा कीमत पर। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गैस ले जा रहे ट्रकों को अब पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाना पड़ रहा है, और तो और एजेंसियों से सिलेंडर तक चोरी हो रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा संकट है जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 140 करोड़ लोगों का देश इतना बेबस कैसे हो गया? हमारी रसोई गैस की सप्लाई लाइन इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है? देखिए, समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। हम अपनी रसोई गैस की जरूरत का 60% हिस्सा, मतलब आधे से भी ज्यादा, दूसरे देशों से खरीदते हैं। साफ है कि हम अपनी रोजमर्रा की एक बुनियादी जरूरत के लिए बाहरी दुनिया पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और ये निर्भरता कितनी नाजुक है वो इस बात से समझिए। जो भी गैस हम बाहर से मंगाते हैं उसका 90% हिस्सा सिर्फ एक ही पतले से समुद्री रास्ते से होकर भारत पहुंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब हमारी पूरी सप्लाई लाइन एक ही धागे से लटकी हुई है। ये चार्ट इस पूरी कहानी को नंबर्स में दिखाता है। सिर्फ 40% गैस हम देश में बनाते हैं, बाकी की 60% के लिए हमारी नजरें ग्लोबल सप्लाई चेन पर टिकी रहती हैं। अगर वहां कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका सीधा असर देश के करोड़ों चूल्हों पर पड़ता है। और अब शायद सबसे चौंकाने वाली बात, अगर किसी भी वजह से ये इंटरनेशनल सप्लाई लाइन कट जाए तो पूरे देश के पास बैकअप के तौर पर सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन से भी कम की गैस है। 140 करोड़ लोगों के लिए बस इतना सा बफर। तो एक तरफ तो ये साफ साफ सप्लाई की एक बड़ी समस्या दिख रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बारे में क्या कहा जा रहा है? चलिए देखते हैं कि सरकारी बयान इस हकीकत से कितना मेल खाते हैं। सरकार का जो मुख्य संदेश रहा है वो ये है कि सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस लोग घबरा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ये जो लंबी लाइनें दिख रही हैं वो पैनिक बाइंग और जमाखोरी की वजह से है। देश में गैस की कोई असल कमी नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई सब कुछ ठीक है और कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार खुद ऐसे कदम क्यों उठा रही है जो किसी इमरजेंसी में उठाए जाते हैं? क्योंकि सरकार के अपने ही कदम उसकी बात से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अगर कोई कमी नहीं थी तो सिलेंडर की कीमतें क्यों बढ़ाई गई, रेस्टोरेंट्स की सप्लाई क्यों काटी गई और आम लोगों के लिए 2 बुकिंग के बीच का गैप क्यों बढ़ाया गया? ये सारे कदम तो एक असली सप्लाई संकट की तरफ इशारा करते हैं, न कि सिर्फ लोगों की घबराहट की। ये सारी बातें हमें इस सवाल पर ले आती हैं कि क्या इस संकट से बचा जा सकता था? क्या ये एक अचानक आई हुई मुसीबत थी या इसके आने का अंदेशा पहले से ही था? अगर हम टाइमलाइन को देखें तो चेतावनी के सिग्नल महीनों पहले से मिल रहे थे। जनवरी में ही एक्सपर्ट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का खतरा जताया था, लेकिन कोई तैयारी नहीं की गई। और जब संकट सर पर आ गया तब भी एक्शन लेने में एक पूरा हफ्ता लगा दिया गया। ये वो कीमती वक्त था जो हाथ से निकल गया। देखिए, इस समस्या की जड़ में है एक बहुत बड़ी चूक, वो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व का न होना। भारत के पास कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए तो बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, लेकिन एलपीजी जो करोड़ों घरों में रोज जलती है उसके लिए ऐसा कोई सेफ्टी बैकअप लगभग जीरो है।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये साफ तौर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एक बड़ी नाकामी का नतीजा है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था। एक ही रास्ते पर पूरी तरह निर्भर रहना और कोई बैकअप प्लान ना बनाना, इसी ने 33 करोड़ परिवारों को इस संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में है, ये संकट आखिर खत्म कब और कैसे होगा? हमारे सामने 4 संभावित रास्ते दिखते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी रास्ता फौरन राहत देता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाहे वो युद्ध विराम हो या दूसरे देशों से सप्लाई या फिर स्ट्रेट का दोबारा खुलना, हर रास्ते में वक्त लगेगा। एक रियलिस्टिक अनुमान यही है कि हालात सामान्य होने में अभी भी 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो जब तक हालात पूरी तरह सुधर नहीं जाते, तब तक इस मुश्किल से निपटने के लिए हम व्यावहारिक स्तर पर क्या कदम उठा सकते हैं? यहाँ 4 बातें हैं जो शायद कुछ मदद कर सकती हैं, जैसे कि एक इंडक्शन कुकर जैसा बैकअप रखना, अगर मुमकिन हो तो पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर करना, क्योंकि उसकी सप्लाई पर असर नहीं पड़ा है। कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो तो उसकी शिकायत जरूर करना, और सबसे ज़रूरी, घबराहट में जमाखोरी न करना, क्योंकि इससे हर किसी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सारे उपाय हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, खास तौर पर ग्रामीण भारत में। लाखों लोगों के लिए ये संकट उन्हें एक ऐसे मुश्किल अतीत में वापस धकेल रहा है जिससे वो अभी अभी बाहर निकले थे। और आखिर में बात इस मानवीय त्रासदी की। इस संकट के असली पीड़ित वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से लकड़ी और धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी मिली थी, और आज वो फिर से उसी पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जब बड़ी बड़ी योजनाएं नाकाम होती हैं तो उसकी सबसे भारी कीमत कौन चुकाता